नमस्कार, आप देख रहे हैं द उत्तराखंड न्यूज पर देश और दुनिया की ताजा खबर। चीन और पाक का प्रेम आया सामने। आतंकी अब्दुल्ला रऊफ पर प्रतिबंध लगाने वाले प्रस्ताव को नहीं दे रहा मंजूरी। अमेरिकी ट्रेजरी ने साल 2010 में ही रऊफ को आतंकवादियों की सूची में डाल दिया था। इसके बाद वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के लिए यूएनएससी में प्रस्ताव भी पारित किया गया, लेकिन चीन इससे पीछे हटते नजर आ रहा है। चीन, अमेरिका और भारत द्वारा यूएनएससी में पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद के एक शीर्ष कमांडर अब्दुल रऊफ अजहर पर प्रतिबंध लगाने वाले प्रस्ताव को मंजूरी देने में देरी कर रहा है, जबकि अमेरिकी ट्रेजरी ने साल 2010 में ही रऊफ को आतंकवादियों की सूची में डाल दिया था। इसके बाद ग्लोबल आतंकी घोषित के लिए यूएनएससी में प्रस्ताव भी पारित किया गया, लेकिन चीन इससे पीछे हटते नजर आ रहा है। श्रीलंका क्राइसिस, 123 दिन बाद खत्म हुआ सरकार विरोधी आंदोलन। प्रदर्शन स्थली को खाली किया गया। बता दें कि श्रीलंका इस समय देश के इतिहास में अभूतपूर्व आर्थिक संकट से गुजर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला को दोषी को बरकरार रखते हुए बुधवार को कहा, एनडीपीसी अधिनियमों के दोषियों के साथ कोई हमदर्दी नहीं बरती जानी चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा, इस कानून के अंतर्गत आने वाले अपराध समाज के लिए बड़ी समस्या है। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रवि कुमार की पीठ ने हालांकि महिला की उम्र को देखते हुए सजा को घटाकर 12 साल कर दिया। पीठ ने कहा, वो गरीब और अनपढ़ है, साथ ही कानून व अपराधों के परिणामों से पूरी तरह से अनभिज्ञ है। निचली अदालत ने फैसला सुनाते वक्त इन पहलुओं को नजरअंदाज किया है। महिला ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फरवरी 2018 के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कोलकाता मेट्रो स्टेशन की नई शुरुआत, स्टेशन पर करवाएंगे हेल्थ चेकअप, पहले कियोस्क का उद्घाटन। कोलकाता मेट्रो अपने यात्रियों के लिए हमेशा कुछ न कुछ नया करता रहता है। इस बार यात्रियों की सुविधा के लिए बुधवार को महानायक उत्तम कुमार मेट्रो स्टेशन पर डायग्नोस्टिक केंद्र का उद्घाटन किया गया। इसमें यात्री खून की जांच करा सकेंगे। ये सुविधा सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक मिलेगी। ये कियोस्क एक्यू हेल्थ डायग्नोस्टिक की मदद से शुरू किया गया है। सऊदी की जासूसी के मामले में पूर्व ट्विटर कर्मी दोषी, सरकार की आलोचना करने वालों का डेटा किया लीक। अमेरिका में पूर्व ट्विटर कर्मचारी अहमद अबू मुमो को सऊदी अरब के लिए बतौर जासूस काम करने और सऊदी सरकार की निंदा करने वाले यूजर्स का निजी डेटा लीक करने का दोषी पाया गया। वो ट्विटर में मध्य पूर्व क्षेत्र के लिए मीडिया साझेदारी का प्रबंधक रह चुका है। केस की सुनवाई के बाद एक ज्यूरी ने अहमद को 6 मामलों में दोषी पाया, जिनमें वायर फ्रॉड करने की साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप मिले हैं। हालांकि अहमद को वायर धोखाधड़ी से जुड़े 5 अन्य आरोपों से भी बरी किया गया है। दलाई लामा के सत्कार में वायुसेना ने उतारा ध्रुव हेलीकॉप्टर, धर्मगुरु ने दिया आशीर्वाद। बुधवार को लिंगसेत गांव में स्थित ऐतिहासिक बौद्ध मठ में 10 दिवसीय यारचोस छैनम कार्यक्रम का समापन समारोह था। धर्मगुरु को आयोजन स्थल तक पहुंचाने और वापस लाने के लिए वायुसेना ने लेह एयरपोर्ट से ध्रुव हेलीकॉप्टर की सेवा दी। लद्दाख के दूर दराज लिंगसेत गांव तक पहुंचने के लिए वायुसेना ने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के लिए ध्रुव हेलीकॉप्टर उतार दिया। धर्मगुरु दलाई लामा हवाई योद्धाओं की ओर से मिले सम्मान और स्नेह से गदगद हो गए। उन्होंने हवाई योद्धाओं को आशीर्वाद दिया। ब्याज दर बढ़ाने की मजबूरी, आम आदमी की ढीली जेब और वैश्विक वित्तीय संकट, किस दिशा में जाएगी अर्थव्यवस्था? ब्याज दर बढ़ाकर मांग घटाना और इस तरह के मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाना सही समाधान नहीं है, क्योंकि आपूर्ति में आई कमी और रूस पर लगे प्रतिबंध से महंगाई बढ़ी है। फिर ब्याज दर बढ़ाने से उपभोक्ता तथा कॉर्पोरेट दोनों प्रभावित होंगे और इसका अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा। आज का वैश्विक वित्तीय संकट पहले के ऐसे संकटों से अलग है। वर्ष 1997 का संकट एशियाई मुद्राओं के ध्वस्त होने से पैदा हुआ था, तो वर्ष 2000 का संकट .com के अति मूल्यांकित शेयरों के करेक्शन का नतीजा था, जबकि 2008 का संकट अमेरिकी सब प्राइम के संकट के कारण शुरू हुआ था। इन सब से इतर वर्ष 2020 में स्वास्थ्य आपातकाल में वैश्विक अर्थव्यवस्था में गिरावट आई। वर्ष 1918 से 1922 के स्पेनिश फ्लू के बाद पहली बार दुनिया को इतने बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य संकट का सामना करना पड़ा। चीन ने दोहराया, ताइवान पर कब्जे के लिए करेगा सैन्य बल का इस्तेमाल। चीन ने बुधवार को ताइवान के पास 1 सप्ताह तक चले सैन्याभ्यास को खत्म करने की घोषणा कर दी है। हालांकि उसके श्वेत पत्र से क्षेत्र में तनाव कम नहीं हुआ है, फिर भी फिलहाल कुछ राहत मिली है। चीन ने बुधवार को ताइवान पर सवाल और एक नए युग में चीन का पुनर्मिलन शीर्षक से एक श्वेत पत्र जारी किया है। चीन ने ताइवान में अलगाववादी गतिविधियों के लिए शून्य सहिष्णुता नीति अपनाने का ऐलान भी किया है। उसने यह भी कहा है कि वह इस द्वीप पर फिर से कब्जा करेगा, भले ही इसके लिए बल प्रयोग क्यों न करना पड़े। बांग्लादेशी वित्त मंत्री मुस्तफा ने कहा, चीन से कर्ज लेने से पहले 2 बार सोचे विकासशील देश। बांग्लादेश के वित्त मंत्री मुस्तफा कमाल ने चीन की अहम परियोजनाओं ब्लेड एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए कर्ज ले रहे विकासशील देशों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि चीनी कर्ज लेने से पहले 2 बार सोचना चाहिए,
क्योंकि बीजिंग के खराब ऋण निर्णयों ने कुछ देशों को कर्ज संकट में डाल दिया है। कमाल मुस्तफा ने बीजिंग को अपने कर्जों के मूल्यांकन के लिए अधिक मजबूत प्रक्रिया का पालन करने के लिए भी चेताया और कहा कि इस प्रकार के खराब कर्जे ऋण के बोझ से दबे उभरते बाजारों पर दबाव डालते हैं। उन्होंने कहा है कि किसी परियोजना को उधार देने से पहले उसके गहन अध्ययन की जरूरत होती है। ईडी भाजपा व केंद्र सरकार का पॉलिटिकल टूल, केरल के माकपा नेता इसाक का आरोप। केरल के वरिष्ठ माकपा नेता थॉमस इसाक ने आरोप लगाया है कि परिवर्तन निदेशालय ईडी भाजपा नीति केंद्र सरकार का पॉलिटिकल टूल या राजनीतिक औजार से ज्यादा कुछ नहीं है। परिवर्तन निदेशालय भाजपा नीति केंद्र सरकार का पॉलिटिकल टूल या राजनीतिक औजार से ज्यादा कुछ नहीं है।